हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। आज हम लोगों को पढ़ना है वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल सी टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ के केस में वेपर प्रेशर यूज होगा। तो एक बार वेपर प्रेशर को पढ़ो, ध्यान से समझो कि वेपर प्रेशर होता क्या है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे दैट विल बी राउल्स लॉ। तो पहले वेपर प्रेशर को समझो। देखो वेपर प्रेशर बच्चों, हेडिंग डालोगे आप लोग, नोट्स बनाते रहना बच्चों साथ में। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, पता है आपको? लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जहां पे मैं लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज करता हूं। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहां पे लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिख लो आप बच्चों, द सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जहां पे लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज होगा तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन के केसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूं कि गैस को मैंने किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दिया और यहां से हमारा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। गैस को डिसॉल्व कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर और कोई सॉल्यूशन बना। गैस यहां पे किसकी तरह काम कर रही है बच्चों? गैस यहां पे काम कर रही है सॉल्यूट की तरह। गैस यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है? सॉल्यूट की तरह। लिक्विड किसकी तरह काम कर रहा था बच्चों? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा था। तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया था किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, मैं गैस डिसॉल्व कर रहा था बाय अप्लाइंग प्रेशर। इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। कहां पढ़ा था बच्चों ये? इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। यहां पे हम लोगों ने कौन सा लॉ पढ़ा था बच्चों? हेनरीज लॉ पढ़ा था। ठीक है, ये सॉल्यूशन कहां पढ़ा था? इन केस ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ जी, सेकंड देखो, अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई सॉलिड सॉल्यूट ले लिया और कोई लिक्विड मैंने सॉल्वेंट ले लिया। सॉलिड किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। और लिक्विड किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन का। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे थे। ये सॉल्यूशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। थर्ड सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये सॉल्यूशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिक्विड इनटू लिक्विड। लिक्विड को जब मैं लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं, लिक्विड मैंने किसकी तरह यूज किया है? एज अ सॉल्यूट यूज किया है और लिक्विड को ही मैंने यूज कर दिया एज अ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो इन दो सॉल्यूशन के केस में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, सॉलिड एज अ सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, या फिर लिक्विड को एज अ सॉल्यूट यूज किया और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज कर लिया। तो here we will talk about which term? About vapor pressure। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर की। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। ठीक है जी, दो सॉल्यूशंस, सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू लिक्विड। इन दो सॉल्यूशंस के केस में हम लोग बात करेंगे यहाँ वेपर प्रेशर की। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, हेडिंग डालो, इसके बाद आप लोग वेपर प्रेशर हेडिंग डालोगे आप लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की बच्चों देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, ध्यान से समझो। वेपर प्रेशर की बात करूंगा मैं इन केस ऑफ अ क्लोज्ड कंटेनर। कोई कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, बंद है कंटेनर, कंटेनर ओपन नहीं है बच्चों। एक क्लोज्ड कंटेनर के केस में मैं बात करता हूं वेपर प्रेशर। एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया मैंने, इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बच्चों मैं कोई लिक्विड ले रहा हूं। यहाँ क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मैंने कोई लिक्विड लिया या कोई लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया, या प्योर लिक्विड ले लिया, या तो फिर मैंने कोई लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, या तो मैं ले रहा हूं प्योर लिक्विड या मैंने कोई लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया। लिक्विड सॉल्यूशन हीट करना शुरू किया, यहाँ क्या लिया? कोई लिक्विड लिया, यहाँ कोई लिक्विड लिया इसी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर,
और क्लोज कंटेनर के अंदर तो इसको मैंने हीट करना शुरू किया। हीट करना शुरू किया तो क्या सिचुएशन होगी बच्चों, वेपर्स बनना शुरू होंगे। वेपर्स रैंडमली मूव करेंगे, इधर उधर जाएंगे, वेपर्स रैंडमली मूव करेंगे और अल्टीमेटली किससे स्ट्राइक करेंगे, जाके कंटेनर के सरफेस के साथ। कंटेनर मैंने लिक्विड को हीट करना शुरू किया तो लिक्विड के वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर्स जाके अल्टीमेटली किसके साथ स्ट्राइक करेंगे, कंटेनर के सरफेस के साथ। वेपर्स जैसे ही कंटेनर के सरफेस के साथ जाके टकराएंगे तो साथ में कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन। वेपर्स गए कंटेनर के सरफेस के साथ टकराए तो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दो तरीके के प्रोसेस चलने शुरू होंगे, एक तो इवेपोरेशन, फर्स्ट प्रोसेस व्हिच विल टेक्स प्लेस दैट इज इवेपोरेशन, एंड द सेकंड प्रोसेस व्हिच विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली दैट विल बी कंडेंसेशन। एक तो चलेगा इवेपोरेशन, साथ के साथ वो वेपर्स जाके कंटेनर के सरफेस के साथ टकराएंगे और कंडेंस होकर नीचे आना शुरू कर देंगे, तो साथ के साथ क्या होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन। तो हीट करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि वहां पे इवेपोरेशन होना बंद हो गया। ध्यान से सुनना इस चीज को, पर ऐसा नहीं होता कि इवेपोरेशन होना बंद हो गया। हम लोगों को हीट करते करते एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर महसूस होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर हम लोगों को ये महसूस होगा कि वेपर्स बनने बंद हो गए। लेकिन वेपर्स बनने बंद नहीं होते, वहां पे बेसिकली क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिस इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाता है बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक फिक्स टेम्परेचर पे। मानो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, वेपर्स बन रहे हैं 21, 22, 23, 24 करते करते 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मेरे को ऐसा लगना शुरू हो गया कि बस अब इसके अंदर और वेपर्स नहीं बन रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वेपर्स बनने बंद हो गए, बेसिकली वहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो सिचुएशन है वो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा है उसी स्पीड से क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो वहां क्या आ जाएगा बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम। वेपर्स बनना बंद नहीं हुए बल्कि वहां क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, rate of evaporation will be equal to rate of condensation। जिस स्पीड से वेपर्स बन रहे हैं उसी स्पीड से वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। तो बेसिकली वहां क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनी, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखना जरा आप लोगों को क्लियर हो गई है क्या, जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, या मैं बोल दूं कोई सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉल्यूशन, या तो प्योर लिक्विड पड़ा है या तो प्योर लिक्विड पड़ा है या कोई लिक्विड सॉल्यूशन पड़ा है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, और मैं बोल सकता हूं with the solution, with the liquid or with the solution at a particular temperature, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार ध्यान से देखो। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का या सॉल्यूशन का क्या होगा, इज द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स। वेपर्स जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर। कब, जब वेपर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, किसके साथ, लिक्विड या सॉल्यूशन के साथ, लिक्विड या सॉल्यूशन के साथ। जब वेपर्स किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे विद द लिक्विड या सॉल्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर्स बनते जा रहे हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब मेरे को ये लगेगा कि वेपर्स बनना बंद हो गए, लेकिन सिचुएशन क्या हो रही है कि वहां क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस स्पीड से वेपर्स बन रहे हैं उसी स्पीड से वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे वेपर्स बनने बंद नहीं हुए, वहां आ गया इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के ऊपर और एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वेपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, किसके साथ, विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मेन कंडीशन है तो वहां क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होगा वेपर्स और लिक्विड के बीच में, वेपर्स यानी कि इस गैसियस फॉर्म और इस लिक्विड फॉर्म के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है जी बच्चों, ये क्लियर है। ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के ऊपर आएगा। अब देखो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखो एक बार ध्यान से। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आप लोग लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलो इससे पहले एक चीज और देखो, थोड़ा सा और आप लोगों को बताता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग पे चलते हैं। मैंने कोई कंटेनर लिया बच्चों, वेपर प्रेशर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज और देखो। मैंने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई प्योर लिक्विड ले लिया। एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। न्यूमेरिकल्स करते टाइम इस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीज देखो एक बार ध्यान से। मैंने कोई प्योर लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड लिया है मैंने, इसके साथ मैंने कोई दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं किया, मैंने कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं किया, कोई दूसरा लिक्विड सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट मैंने इसके साथ मिक्स नहीं किया। फॉर एग्जांपल बच्चों आप कह दो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया, सिर्फ वाटर पड़ा इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, इसके वेपर्स बनना शुरू होंगे। किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या जाएगा, वेपर प्रेशर की जहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। तो उसको डिनोट कैसे किया जाएगा, उसको डिनोट किया जाएगा P A नॉट से, P A नॉट। अब A क्या है, मैंने इसको A से डिनोट कर दिया, इस कंपोनेंट को मैंने A डिनोट कर दिया, या इसको B या इसको B से लिखा दो, वो कोई चक्कर नहीं है। मैंने कंपोनेंट A बोल दिया, इसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। अब इस नोड का क्या मीनिंग है, इस नोड का मीनिंग है इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर स्टेट, मतलब ये प्योर फॉर्म में पड़ा है, प्योर स्टेट में पड़ा है, इसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं है। प्योर का मतलब ये है, प्योर का मतलब है कि इसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसको क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म और इन प्योर स्टेट। इस टर्म का मीनिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। कंपोनेंट A क्या है, वाटर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म और इन प्योर स्टेट, PA नॉट। अब ये कोई जरूरी है सर A से दिखाना है, A से B से C से किससे दिखाना है उससे दिखाओ, कोई चक्कर नहीं है। B से दिखा दूंगा तो आ जाएगा PB नॉट। देखो अगर मैं कहता हूं मैंने कोई क्लोज कंटेनर ले लिया दोबारा और मैं इसके अंदर ले लेता हूं बच्चों, मान लो मैंने इसके अंदर ले लिया इथेनॉल ले लिया, C2H5OH इथेनॉल ले लिया। ठीक है, अकेला इथेनॉल पड़ा है, अकेला इथेनॉल लिक्विड पड़ा है, उसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको मैंने B से दिखा दिया। तो उसका वेपर प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, उसका वेपर प्रेशर लिखा जाएगा PB नॉट। A लिखना है, A लिख लो तो दोबारा क्या आ जाएगा PA नॉट। तो इसको क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर फॉर्म। यहां तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ कंपोनेंट मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, कंपोनेंट वहां मेंशन करूं जहां मैं मिक्सचर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ सीधा लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर फॉर्म, सीधा ये लिखो बस, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर फॉर्म। अब देखो मैं कहता हूं कि मैंने दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर ले लिया, एक मैंने बोल दिया बच्चों, एक तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या है, यहाँ एक तो मैंने ले लिया वाटर, एक तो H2O है और एक तो मैंने ले लिया इथेनॉल, ले लो चलो C2H5OH, एक तो मैंने ले लिया इथेनॉल और इथेनॉल को मिक्स किया मैंने किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसको मैं बोल देता हूँ ये मानो कंपोनेंट A है और ये क्या है, कंपोनेंट B।
ठीक है जी, इनके वेपर्स बनने शुरू हुए। मैंने यहाँ वेपर्स नहीं लिखा है, कहीं कंफ्यूज है जाओगे सर आपने वेपर्स तो बनाए ही नहीं, ये किया किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। लो अब देखो हीट किया इसको इस सॉल्यूशन को भी, तो यहाँ भी वेपर्स बनने शुरू हुए। वेपर्स दोनों कंपोनेंट्स के आएंगे। मैं कहता हूँ दोनों कंपोनेंट्स के वेपर बनेंगे यहाँ पे, वाटर के भी बनेंगे और इथेनॉल के भी बनेंगे, तो दोनों वेपर्स मिक्स होके आएंगे यहाँ। तो साथ में वाटर के भी वेपर्स पड़े रहेंगे, तो साथ में इथेनॉल के वेपर्स को ये स्मॉल डॉट से दिखा रहा हूँ और वाटर के वेपर्स को मैंने ये लार्ज डॉट से दिखा दिया। इथेनॉल के वेपर्स को मैंने स्मॉल डॉट से दिखाया और वाटर के वेपर्स को मैं इस लार्ज डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये लार्ज डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं बच्चों? वाटर के वेपर्स हैं। तो ये वाटर के वेपर्स और इथेनॉल के वेपर्स आपस में मिक्स होके आएंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लिखा जाएगा ना, वो लिखा जाएगा PA। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, नॉट इन प्योर फॉर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिक्सचर ले लिया दो लिक्विड्स का, तो उसको सिंपली क्या लिखूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, या वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कौन सा है यहाँ? कंपोनेंट A क्या है? इथेनॉल। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A व्हिच इज इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर है ये। नॉट मत लगाना इसके ऊपर, नॉट तब लगाया जाएगा जब ये प्योर फॉर्म में होगा। जब मैं प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो इसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। ऐसे ही लिखा जाएगा PV, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे सॉल्यूशन का? उसको मैंने दिखा दिया PS से, PS टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। ये वर्ड यूज कर लेना इसके साथ, पार्शियल लिख दो यहाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। कंपोनेंट A जितना वेपर प्रेशर लगा रहा है प्लस कंपोनेंट B जितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। कंपोनेंट A जितना वेपर प्रेशर लगाएगा उसको मैंने बोल दिया पार्शियल वेपर प्रेशर, कंपोनेंट B जितना वेपर प्रेशर लगाएगा उसको मैंने बोल दिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A और दोनों को ऐड कर दिया तो क्या निकल जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। अगर कंपोनेंट को प्योर फॉर्म में लिया है तो उसको क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब देखो, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं लिखा हुआ बच्चों, मान लो कि अगर कहीं लिखा है P नॉट लिखा हुआ है, PA नॉट लिखा हुआ है, PB नॉट लिखा हुआ है, अकेला PA लिखा हुआ है, अकेला PB लिखा हुआ है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? ये प्योर फॉर्म में है, ये कहीं ना कहीं वो मिक्स्ड फॉर्म में पड़ा होगा किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ। देखो फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं कहता हूँ कि मैंने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया, दोबारा से एक कंटेनर लेता हूँ मैं, क्लोज्ड कंटेनर, और इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने ले लिया, मान लो NaCl को डिसॉल्व कर दिया H2O के अंदर, वाटर के अंदर। NaCl किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह। इसको मैंने A बोल दिया, ये हो गया सॉल्वेंट। बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक वोलेटाइल होता है, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल तो वो होगा जिसके वेपर्स बहुत इजीली बन जाएंगे, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो होगा जिसके वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे। तो ये नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वाटर के वेपर्स बनेंगे, NaCl के वेपर्स नहीं बनेंगे, सोडियम क्लोराइड के वेपर्स नहीं बनेंगे, वाटर के वेपर्स बनेंगे। तो जो ये सॉल्यूशन हमने लिया, सॉल्यूशन के अंदर जो ये वेपर्स आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, ये सिर्फ किसके आएंगे? वाटर के, NaCl के वेपर्स ही नहीं आएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। नॉट नहीं लगाना, नॉट मतलब प्योर फॉर्म, तो इसको बोला जाएगा पार्शियल
वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कितना होगा 0। अरे सॉलिड फॉर्म में पड़ा है, इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जिसके जो वेपराइज नहीं होगा आसानी से, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कितना आ जाएगा 0। तो इसको लिखूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज 0। बात खत्म। अगर मैंने लिखा वाटर कंपोनेंट बी तो उसको बोलूंगा पीबी, और इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज नॉन जीरो। मतलब कुछ ना कुछ आएगा ना, नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो किसका होगा, इस वोलेटाइल का होगा, इस वोलेटाइल सॉल्यूट का होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर दैट विल बी 0, लेकिन कंपोनेंट बी का वाटर का तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, नॉन जीरो। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, पीएस कैसे निकलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ए का वेपर प्रेशर 0 है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट पड़ा है तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या लेना है बच्चों, 0। वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से वेपर्स आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म्स को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं वो बताया मैंने आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत सिंपल है, मैंने लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। देखो मैं पहले इसमें लेता हूं बच्चों, पहला फैक्टर मैंने ले लिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला फैक्टर ले रहा हूं मैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कैसा नेचर होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वेपर्स किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं ना, वो बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है, इसको क्या बोला जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी पर्टिकुलर लिक्विड के जो वेपर्स बनेंगे वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के जो वेपर्स बनेंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कितनी है। वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा नजदीक रहेंगे और मेरे को उतना ही ज्यादा टेंपरेचर अप्लाई करना पड़ेगा उसको वेपराइज करने के लिए, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम होगा। जो आसानी से बॉइल हो जाएगा उसके वेपर्स आसानी से बन जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जिस सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है आसानी से बॉयल हो जाएगा, आसानी से वेपर्स बन जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मैं सीधा सीधा यहाँ क्या लिख सकता हूँ, और ये बॉइलिंग पॉइंट का पता किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस सॉल्वेंट के, जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के उतने ज्यादा नजदीक रहेंगे, मेरे को उतना ही ज्यादा टेंपरेचर अप्लाई करना पड़ेगा उसको वेपराइज करने के लिए। ठीक है जी बच्चों, तो मैं कहता हूं कि जिस सॉल्वेंट के लिए मैं सीधा सीधा यहाँ क्या लिख सकता हूं कि सॉल्वेंट हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट will evaporate less। जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो कम इवेपोरेट होगा। अगर वो कम इवेपोरेट होगा बच्चों तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट will be लो, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा
विल इवेपोरेट लेस, वो कम इवेपोरेट होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लो होगा उसका वेपर प्रेशर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। देखो एग्जांपल देके बताता हूँ, मैंने क्या ले लिया, वाटर और एक ईथर ले लिया बच्चों, मैं कहता हूँ C2H5O C2H5, 11वीं कक्षा में ऑर्गेनिक में पढ़ा था, इसको बोला जाता है डाई इथाइल ईथर, इथाइल है ये इथाइल है तो इसको बोला जाएगा डाई इथाइल ईथर, और ये क्या है वाटर। यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ मैं बोल देता हूँ सिंपली क्या होगी, सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लो जी, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक रहेंगे। डाइइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा, तो वाटर को बॉईल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम, और डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा। डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डाइइथाइल ईथर। लो जी, वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, डाइइथाइल ईथर का, क्योंकि यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आसानी से बॉयल हो जाएगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो आसानी से बॉयल हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जो जिसको बॉयल करने में जितनी ज्यादा दिक्कत होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा, वाटर का वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल सी चीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या है, अब है बच्चों आप लोगों का टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का फैक्टर भी यहाँ बहुत सिंपल तरीके से अफेक्ट करता है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। देखो कि अगर मैं सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट को वेपराइज करने के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स इधर उधर भागना शुरू करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे। जितना आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ग्रेटर इज द टेम्परेचर फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ liquid particles, greater will be the kinetic energy of liquid particles and greater will be its evaporation tendency, and greater will be its evaporation tendency। जितनी ज्यादा इसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होगी और जितनी ज्यादा इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होगी सो हाई विल बी वेपर प्रेशर, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है जी। टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इक्वेशन लिखी जाती है नेचुरल लॉग P2 by P1 is equal to delta H by R into 1 by T1 minus 1 by T2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, इस लॉग को मैं लिख देता हूँ नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 की फॉर्म में, तो log ऑफ P2 by P1 is equal to delta H by 2.303, इसको लिखा 2.303 log बेस 10, तो 2.303 यहाँ पे आएगा into R 1 by T1 minus 1 by T2। इस इक्वेशन को बोला जाएगा क्लॉसियस
इसको बोला जाएगा बच्चों क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 के ऊपर उसका वेपर प्रेशर था P1। T1 किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को। टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर कितना था P1। टेम्परेचर T2 ले गया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया P2। और T1 से T2 जाते टाइम जितना उसका एंथैल्पी के अंदर चेंज आया उसको बोला जाएगा डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। T1 टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर कितना P1, T2 टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर कितना P2। तो ये कई बार वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से हम ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स इक्वेशन को बोला जाएगा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है जी बच्चों, पढ़ लेना इसको, ध्यान से पढ़ना एक बार वेपर प्रेशर के बारे में। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक विल बी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को पढ़ेंगे, लेकिन पहले वेपर प्रेशर एक बार आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर को पढ़ के रखना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी राउल्स लॉ। और बच्चों कुछ एक बच्चों ने हेनरीज लॉ की प्रॉब्लम भेजी थी। आप लोग न्यूमेरिकल्स करते रहो बच्चों। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। पहले एक बार ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा चल रहा है ये होता रहे। डाउट्स आप लोग भेजते रहो। जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो एक साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा डाउट से रिलेटेड, जिसके अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं कवर करूंगा। ठीक है जी बच्चों, तो काम करते रहो, टाइम खराब ना करो, नोट्स बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच।